चुनाव की बाजी एक बार फिर से टीआरएस के नाम होती दिखाई दे रही है। अब तक के रुझानों में 70 सीटों के साथ तेलंगाना की सत्ताधारी पार्टी टीआरएस नंबर 1 पार्टी बन गई है। 71 सीटों पर इस वक्त रुझान बना हुआ है टीआरएस का। वहीं बीजेपी की बात करें तो 30 सीटों पर इस वक्त उनका रुझान है, जबकि ओवैसी की पार्टी 45 सीटों के साथ दूसरे नंबर की पार्टी बन गई है। शुरुआती रुझानों में सबसे आगे नजर आ रही थी बीजेपी, लेकिन अब टैली बिल्कुल बदल चुकी है। अब तक के नतीजों में एआईएमआईएम 14 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि ओवैसी की पार्टी के हिंदू उम्मीदवार राजमोहन सुमन ने भी पुराना पुल से जीत दर्ज की है। वहीं ये तस्वीर आप देख रहे हैं टीआरएस के जश्न मनाने की ये तस्वीर है। हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी से प्रवक्ता के शर्मा हैं और इसके अलावा टीआरएस से हमारे साथ नेता खलीकुर रहमान जी भी जुड़े हुए हैं। हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर भी हैं। मैं सबसे पहले खलीकुर रहमान जी, जश्न मनाना शुरू कर दिया आपकी पार्टी ने? जी, ये लोगों का जो विश्वास है टीआरएस पार्टी के साथ, क्योंकि यहाँ की जो जनता है, जैसा कि इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, जीएचएमसी के गुज़िश्ता 5 साल और हमारी सरकार के गुज़िश्ता 6 साल का जो काम है और जो विकास का काम है, जो ओवरऑल जो विकास हुआ है, उसको देखते हुए यहाँ की जनता, हालांकि इस बार बीजेपी ने समझिए बिल्कुल अपनी जो उसकी जो ताकत थी वो पूरी ताकत को झोंक दिया था। उन्होंने वहां से हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी यहाँ पे आए थे, फिर बीजेपी के जो नेशनल प्रेसिडेंट है, पूरे लोग यहाँ पे, और इस इलेक्शन को बिल्कुल जिस तरीके से लोकसभा का इलेक्शन यहाँ पे लड़ा जाता है उस तरीके से उन्होंने यहाँ पे उस किस्म का माहौल बनाया था। मगर ये जो इलेक्शन है, मैं समझता हूं कि ये इलेक्शन जो है एक जीएचएमसी का इलेक्शन है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है, और यहाँ पे जो है जो लोकल जो मुद्दे होते हैं, जैसे बिजली का होता है, जैसे सड़क का होता है, और ये मुद्दों पे यहाँ पे बात करनी है। मगर उसके हटके बीजेपी ने जो यहाँ पे बात की थी वो स्ट्राइक की बात की, फिर उसके बाद हैदराबाद का नाम बदलने की बात की। ठीक है शर्मा जी, दरअसल सवाल यही है कि आप विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे थे, जो आपका वोट प्रतिशत बढ़ा है वो विकास के मुद्दे पर बढ़ा है, या फिर जो पोलराइजेशन का आरोप आप पर लगा है ये उस मुद्दे पर आपका वोट प्रतिशत बढ़ा है? देखिए मीनाक्षी जी, हमारी लड़ाई पूरे देश में कुछ विशेष मुद्दों पर है और मैं आपको बताता हूं वो मुद्दे क्या है। जातिवाद, वंशवाद, परिवारवाद और मुस्लिम तुष्टीकरण, इसके विरुद्ध विकासवाद की हमारी लड़ाई है। और हमने जो है हमेशा विकासवाद को बढ़ाया है, और मुस्लिम तुष्टीकरण हो या परिवारवाद हो या वंशवाद हो या जातिवाद हो, इसको हमेशा हमने एक्सपोज किया है। तो हम इसके माध्यम से अपने देश भर में व्यापक विस्तार हम इसको कर रहे हैं और जनता इसको समर्थन भी हमें दे रही है। आपने तो 2 बातें कही, आप इसी पर जवाब दीजिएगा। आपने कहा कि आप विकास की राजनीति कर रहे हैं, और दूसरी बात यह कि आप तुष्टीकरण की राजनीति को एक्सपोज कर रहे हैं, जिसका आरोप आप एआईएमआईएम पर लगाते हैं। उनके वोट तो इंटैक्ट है। नहीं, कहा तो टीआरएस नहीं तुष्टीकरण करती है क्या? मैं बात कर रही हूँ। अब मैं दूसरी बात में आता हूँ। जहां तक इन्होंने कहा कि हमने वहां पर क्या ये इसके लिए, ठीक है, हमारे कुछ यदि 1-2 मुद्दे यदि आप उठाकर उसको हाईलाइट करें तो अलग बात है, लेकिन मैं जिस दिन अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस था या मैं उसी का उदाहरण पे जिक्र कर रहा हूँ। बाकी तो सबकी यदि आप भाषण यदि उठा के देख ले तो आपको कैसे विकास की बात दिखेगी स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन मैं उस दिन का कोट कर दे रहा हूँ जो एचएम साहब से अमित भाई शाह जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। कहां पर उसमें उन्होंने ध्रुवीकरण की बात की? उन्होंने तो स्पष्टता से हैदराबाद को आईटी हब बनाने की बात की, उन्होंने वहां के बुनियादी सुविधाओं के डेवलपमेंट की बात की, वहां पर उन्होंने जो है शिक्षा की और इसकी व्यवस्था की बात की, विद्यार्थियों के जो आज के समय में वर्चुअल स्टडी का है उसके सिस्टम के संदर्भ में उन्होंने बात किया। उन्होंने ये उनसे पूछा कि आप भाई हैदराबाद की जनता को और तेलंगाना की जनता को केंद्र की जो महत्वपूर्ण स्कीमें हैं, आयुष्मान भारत है, आवास योजना है, इन सारे चीजों से आप मरहूम क्यों करके रखे हुए हैं? आप क्यों नहीं इसका लाभ देना चाहते हैं वहां पर?
तो ये सारे मुद्दे हम जो है डेवलपमेंट के और विकास के मुद्दे वहां पर लेकर हम आगे बढ़े। ठीक है, इसमें से कुछ चीजें होती है जो भाई मीडिया के दृष्टि से किसी को लगता है कि इसमें हाईलाइट हो सकते हैं, तो उन्होंने एक दो मुद्दे हाईलाइट कर लिए या करते भी हैं, हर जगह होता है। लेकिन ये तमाम मुद्दे भी जमीन पर थे, जो वहां के बुनियादी मुद्दे उसको लेकर हम बढ़े, और जनता ने इसीलिए हमको उतने स्तर पर हमको जो है समर्थन भी दिया है, जो आपके सामने परिणामों में दिख भी रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि हम अभी भी वहां पर विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरे देश में हम विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा जो विरोध है वो इन सब मुद्दों से है, जहां तुष्टीकरण है, जहां परिवारवाद है, जहां वंशवाद है। राघवन, और जहां हमारे सहयोगी आपसे एक सवाल शायद पूछना चाह रहे हैं। राघवन जी जी शर्मा साहब, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप बात कर रहे हैं वहां पर आपके शीर्ष नेतृत्व ने यह भी कहा था, अमित शाह जी ने कहा था कि ये वक्त आ गया है कि हम निजामशाही से हैदराबाद को मुक्त कर देंगे। आज के परिणाम तो ऐसा नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन क्या आपको उम्मीद है कि 2023 के चुनाव में जो बात आपके नेता ने कही है वो सही साबित होगी? बिल्कुल, पूरे विश्वास के साथ हम कह रहे हैं और इसी के लिए हम वहां पर कार्य कर रहे हैं। मित्र, मैं आपसे यही तो कहना चाहता हूं, वहां पर 60 साल 70 साल से जो निजामशाही एक तरह की वहां पर है, और हैदराबाद के अंदर में जिस ढंग से उन्होंने एक घेर के आप तो वहां के पत्रकार हैं, आप पुराने हैदराबाद की सारी समस्याओं से वाकिफ होंगे। क्या हाल है वहां छोटी नाबालिग लड़कियों का, क्या वहां भी अंदर में जाने के रास्ते भी हैं, उसमें किस तरह का अतिक्रमण है हैदराबाद के अंदर में, ये सारी समस्याओं से क्या वहां की जनता जूझ नहीं रही है? तो उस सब चीजों से निजात दिलाना और उन सब चीजों को, लेकिन सर हैदराबाद की जनता ने इस एजेंडे को फिलहाल तो नकार दिया ना सर। जब आपके बड़े नेता ये कह रहे हैं कि हम निजामशाही से मुक्त कर देंगे, लेकिन हैदराबाद की जनता ने तो एक बार टीआरएस एमआईएम को ही दिया है अपना आशीर्वाद। नहीं, आप अभी तो परिणाम पूरे आने भी दीजिए और इंतजार भी कर लीजिए। लेकिन मैं दूसरी बात भी कह रहा हूं, क्या आप 30 सीटें, हम 3 से अधिक 30 हो गए तो हमको आशीर्वाद नहीं मिला है? हमको वहां की हैदराबाद की जनता ने, और ये लोकतंत्र है मित्र, इसमें निरंतर संघर्ष होता है, निरंतर संघर्ष से आगे बढ़ते हैं। हम तो पिछले जनसंघ से लेकर आज तक हम कोई विरासत की राजनीति तो किए नहीं। भारतीय जनता पार्टी को विरासत की राजनीति करती है क्या? हमको तो राजनीति विरासत में नहीं मिली है, हम तो संघर्ष से आगे बढ़े हैं। हमने तो जम्मू कश्मीर आंदोलन से लेकर न जाने कितने आंदोलन का नेतृत्व करते हुए हमने देश पे अपनी विचारधारा को बढ़ाया, और आज हम पूरे जो है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बने हैं। हम भारत के देश की जो है 303 सीट लेकर इकलौते जो है गैर कांग्रेसी पार्टी है जो हम अपने उसमें सत्ता पे आए। तो ये हमारी विचारधारा को ही समर्थन है ना, तो ये धीरे धीरे वहां भी परिणित होगा। अभी हमको खलीकुर जी, दरअसल बीजेपी ये कहना चाहती है ये तो आगाज है, अंजाम आप 2023 में देखिएगा। भाई एक सवाल मेरे आदरणीय मित्र से करना चाहता हूं कि जैसा कि कह रहे थे कि भाई बीजेपी इसको आईटी हब बनाना चाहती है, वैसे हैदराबाद ऑलरेडी आईटी हब है। अगर आईटी हब बनाना चाहती है तो ITIR जो प्रोजेक्ट था, क्यों बीजेपी सरकार ने उसे रद्द किया? क्यों वो प्रोजेक्ट तेलंगाना में आने से रोका? उस प्रोजेक्ट को उसको क्यों रद्द किया उन्होंने? ये सवाल पहला है, क्योंकि अगर वो प्रोजेक्ट आता तो और हजारों लाखों लोगों को और उससे नौकरियां मिलते, एम्प्लॉयमेंट मिलता। ये देखिए, कहना एक अलग चीज है आप और करना एक अलग चीज है। तो इसलिए और जो आप जो कह रहे हैं कि यहाँ पे निजामशाही या निजाम सरकार, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे जो सरकार है ये जनता की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार है यहाँ पे। और जो सरकार यहाँ पे जो चल रही है, बिल्कुल अगर आप आके देखिएगा, यहाँ पे दिल्ली में बैठ के बात करना एक अलग बात है, यहाँ पे हैदराबाद में ऐसी सरकार चलाई है सर। खलीकुर जी माफ कीजिए, मैं आपको बीच में टोक रही हूँ, लेकिन हमने वो दृश्य भी देखा जब बाढ़ में पूरा हैदराबाद हलकान हो गया। हमने वो दृश्य भी देखा कि जब लोगों ने इस बात को लेकर इतना नाराजगी जाहिर की कि आपने वादा किया 10-10 हजार रुपए लोगों के खातों में जाएंगे, लेकिन कुछ करीबी कुछ लोगों के अलावा, ये तो राघवन इस बात की तस्दीक कर देंगे। मैंने 6.5 लाख लोगों से ज्यादा के पास ये पैसा पहुंचाया, हमारे यहाँ पूरी लिस्ट है। और उस वक्त जब हैदराबाद पूरी बाढ़ में था, जो 100 साल में कभी इस किस्म की बाढ़ दी आई थी, जब हमारी सरकार ने केंद्र सरकार को लिखा कि 1350 करोड़ चाहिए, तो केंद्र सरकार ने एक पैसा नहीं दिया। और ना कोई वहां से नेता हैदराबाद आया। नेता गण जब आए
जब यहाँ पे चुनाव का ऐलान किया गया, जब यहाँ पे जीएचएमसी, तो क्या इस किस्म से आप जब हैदराबाद आते हैं तो सिर्फ चुनाव के लिए आते हैं? आप ये केंद्र पर आरोप लगा रहे हैं कि जो मदद केंद्र से आनी चाहिए थी केंद्र ने नहीं पहुंचाई। आप ये आरोप लगा रहे हैं खलीकुल जी? जी आप ये आरोप लगा रहे हैं के शर्मा जी? जी नहीं मीनाक्षी जी, वैसे तो देखिए चुनाव हो चुके हैं, आरोप प्रत्यारोप तो अभी भी यदि लगा रहे हैं तो इनको ध्यान होना चाहिए कि एचएम साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो पूरा डाटा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर में बताया था कि हमने कब कब और कितना राशि इनको किस उसमें दिया है। तो ये सब स्पष्टता है। लेकिन मैं आप ही की एक रिपोर्ट की बात करता हूँ। यहाँ पे अगर हम 1 रुपया देते हैं तो कम से कम 8 आने हमें मिलती है। तो क्या शांति से आप लगाते केंद्र सरकार को, आप सुनिए तो कम से कम मित्र, आप सुनिए तो मैं आपको मीनाक्षी जी आपके चैनल का ही वो रिपोर्ट की याद दिलाना चाहता हूं। आपके ही चैनल में रात को 9 बजे जो प्रसारण होता है रिपोर्ट की, उसमें आपने दिखाया कि जिस समय ओवैसी साहब जो है अपने ही क्षेत्र में गए तो किस तरह से वहां की महिलाओं ने उनको दुत्कार के भगाया था और किस तरह से उन पर ये कहा कि आपने जो है अपने परिवार अपने रिश्तेदारों को जो है पैसे बांटे और आपने हम गरीबों को पैसा नहीं। ये रिपोर्ट आपकी है या नहीं? ठीक है के शर्मा जी, हमारे साथ राघवन जुड़े हुए हैं। राघवन तो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे ना, उस वक्त भी उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, पूरे इलेक्शन के टाइम में वो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे। राघवन आप बताएं कि ये समस्या लोगों की आपके सामने आई कि जो वादा किया गया था वो पूरा नहीं हुआ, कुछ लोगों को मिला लेकिन कईयों को नहीं। जी बिल्कुल मीनाक्षी, कई सारी महिलाएं खासतौर पर हमें ये कैमरे पर सुनाई दी कि हमें वो पैसा नहीं दिया गया है। और ये गुस्सा, जैसा शर्मा साहब ने बताया कि ये कैमरे पर कैद हुआ था जब कुछ महिलाओं ने असदुद्दीन ओवैसी को चुनाव प्रचार के दौरान रोका था और कहा था कि हमें पैसा नहीं मिला, दीजिए। लेकिन जहाँ तक MIM की बात कर लें, जहाँ तक ओल्ड सिटी की बात कर लें, ये इंश्योर किया गया। खुद अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान आपने सुना होगा, देखा होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने अकेले 11 करोड़ रुपए खर्च किए उन लोगों को के लिए जो बाढ़ प्रभावित थे। तो टीआरएस पर डिपेंडेंट कभी भी नहीं रही अगर मजलिस की बात कर लें। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि 44 से 45 होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है MIM। और आपको हम सुबह से बता रहे हैं कि बहुत स्ट्रांग फोर्ट है, बहुत मजबूत किला है। इसको यहाँ पर सेंधमारी करना किसी के लिए भी मुश्किल, बहुत मुश्किल काम लगता है। राघवन, अगर हम बिग पिक्चर की बात करें राघवन, तो ये है, आप ये कह रहे AIMIM का किला बहुत मजबूत है, तो अगर सेंधमारी कहीं हो सकती है तो वो है टीआरएस के किले में सेंधमारी हो सकती है, और ये सेंधमारी हुई है। और खलीकुल जी, आप ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये सेंध हो चुकी है, जमीन खिसक रही है और ये और तेजी से खिसक सकती है? बिल्कुल नहीं। आप देखिएगा, इंतजार करिए और देखिएगा शाम तक। और यहाँ पे तो बिल्कुल आप, मैं समझता हूँ कि आप जो कह रही है, आप खुद 1-2 घंटे के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से, समझिए आप यहाँ के, आप जो कह रहे हैं कि जमीन खिसक रही है, बिल्कुल नहीं खिसक रही है, जमीन वहीं पे है, वहीं पे रहेगी, समझिए। और आप मतलब के शर्मा जी, ये आपकी लड़ाई, आपने शुरू से कहा कि आपकी लड़ाई टीआरएस से थी, लेकिन टीआरएस के साथ तो कॉम्बिनेशन में आ रही है AIMIM। मेयर चुना जाएगा तो ये दोनों मिलके मेयर चुनेंगे, आपको लड़ाई। जी मैं मीनाक्षी जी, हम यही तो कह रहे हैं कि हम तो बार ये भी हमने कहा ना कि आप कमरे में बैठ के MIM के साथ जो इलू उलू करते हो, आप उसको स्पष्टता से बाहर में क्यों नहीं बताते हो? क्योंकि आपकी जो ये अंदर खाते की वो है और बाहर को आप एक दूसरे को विरोधी बनाते हो। हमने जो है चुनाव लड़ा वो MIM के अगेंस्ट भी लड़ा, और इसके टीआरएस के अगेंस्ट भी लड़ा। और ये इनका जो साठगांठ है MIM के साथ, आप यदि केवल इस चुनाव में मत देखिए, क्यों इस चुनाव में जो है 50 सीटों पे 51 सीटों पे MIM लड़ रही है और 150 सीटों पर ये लड़ रहे हैं। और इसके अलावा ही आप लोकसभा का चुनाव देखिए, क्या बोला था उस समय KTR जी ने कि 17 में से 16 सीट तो हम लड़ेंगे। एक सीट किसके लिए छोड़ा आपने? हैदराबाद की जो सीट है आपने छोड़ा किसके लिए? ओवैसी जी के लिए। तो इसका मतलब आपका जो है उस समय भी लोग साठगांठ है। तो MIM और जो टीआरएस है, ये दोनों एक ही उसके चट्टे बट्टे हैं, और इसलिए इनको जो है एक्सपोज करना, ये जो कमरे के अंदर ये जो गठबंधन करते हैं और बाहर अलग ये है कि आप जितना AIMIM से मोहब्बत दिखा रहे हैं, वो उतना अपनी पकड़ को मजबूत करती जा रही है। आप देखिए ना, टैली अभी बदली है, टीआरएस का एक सीट से रुझान और कम हो गया है, जो MIM के पास जुड़ गया है।
नहीं, अभी देखिए, अभी गिनती जारी है, अभी गिनती चल रही है, तो इसके लिए तो अभी उसके लिए मैं समझता हूँ कि वो, और जहां तक रहा है एमआईएम ना कभी हमारी अलाई पार्टी रही है, ना कभी अलायंस रहा है उससे, ना कभी हमारा टाई अप रहा है। हमने पूरे 150 सीटों पे चुनाव लड़ा, खुद एमआईएम के खिलाफ हमने आपके चुनाव लड़ा, कैंडिडेट्स हमने खड़ा किए वहां पे, समझिए। तो ये बिल्कुल कहना गलत है। और ये देखिए अब क्या होता है कि जब इसके लिए तो मुझे एक बार फिर से राघवन के पास जाना पड़ेगा सर, एक बार मुझे फिर से राघवन के पास जाना पड़ेगा। राघवन, आप ये बताइए कि स्ट्रेटेजी क्या है, ये गठजोड़ क्या है, समीकरण कहाँ किसके लिए सटीक बैठते हैं? कि बिल्कुल ये अगर ये कहें रहमान साहब कि हम दोस्त नहीं हैं, तो ये तो कोई भी इस बात को नहीं मानेगा। यहाँ का हर एक आदमी ये कहता है कि मजलिस और टीआरएस में दोस्ती है, और ये सब जानते हैं। इस बार ये दोस्ती क्यों नहीं रही, इसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि बीजेपी यहाँ पर पूरी ताकत के साथ मैदान में है, और टीआरएस को ये साफ साफ लगने लगा था कि अगर अभी वो दोस्ती का हाथ एमआईएम के साथ बढ़ाती है तो एक कहीं ना कहीं हिंदुओं के वोटों का ध्रुवीकरण हो जाएगा। वो बीजेपी के पक्ष में गए तो उससे टीआरएस को नुकसान हो सकता है। इसी वजह से कह सकते हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग थी जिसमें पब्लिक पोस्चरिंग ये की गई कि हम दोस्त नहीं है। जैसा रहमान साहब कह रहे हैं, हो सकता है कि वो ठीक कह रहे हैं कि वो 150 सीटों पर लड़ रहे हैं, ओल्ड सिटी में टीआरएस भी चुनाव लड़ रही है, लेकिन कैंडिडेट देखिए, जहां तक हम लगातार आपको बता रहे हैं, टैली मीनाक्षी 45 सीटों में से 15 सीटों पर लगातार जीत भी दर्ज कर चुकी है। तो लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं टीआरएस जो है कहीं टिक रही है एमआईएम के सामने। तो एक अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा भी हो सकता है। ये बड़ी रणनीति है जो बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए। राघवन की पॉलिटिकल पार्टी ये समझती है कि अंडरस्टैंडिंग आम जनता को समझ में नहीं आती है, लेकिन वो जनता भी जानती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, हम लौटेंगे।